मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या कहती है? States that, ये क्या बात बताते हैं? मैक्सवेल एक साइंटिस्ट हैं, इनके बारे में अगले क्लास से आपको ज्यादा पता चलेगा, बहुत कुछ पता चल जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा क्या, जरा एक लाइन सुनो। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करे, मतलब ऊपर नीचे आई जाए ऐसे ऐसे, इसको एक्सीलरेशन कहते हैं। बार बार अपनी डायरेक्शन बदल रहा है, वेलोसिटी बदल रहा है, यही तो एक्सीलरेशन। वाइब्रेट करे, चार्ज पार्टिकल क्या करे? तो ऐसी स्थिति में उसमें से एनर्जी रेडिएट होती है। सन में क्या होता है बताइए? सन के अंदर बहुत सारे एच एटम है। कभी मैंने आपको बताया वहां हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है, वहां फ्यूजन होता है। ये बात बताई थी कि नहीं? सन में क्या हो रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है। वहां क्या रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन। तो वहां पे बहुत सारे H+ हैं। और बताइए कि सन में ये जो H+ है, क्या ये वाइब्रेट कर रहे हैं? क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। सन का कितना टेम्परेचर है? 10⁷ केल्विन। ये किसका टेम्परेचर है? तो इसमें से क्या आपको लगता है कि रेडिएशंस निकल रहे हैं? वो रेडिएशन क्या है? सही है। चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट करेगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी, चार्जेस की वजह से जो अट्रैक्शन फील्ड है। और क्या निकलेगी बताइए? मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज में ही मैग्नेटिज्म भी है और चार्ज में ही क्या, इलेक्ट्रिसिटी भी है। उन दोनों में भी वेरिएशन होता रहता है। उस चीज को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मेरा कहने का मतलब है, जहां भी चार्ज हिलने लगेगा बड़ी तेजी से, वहां से लाइट निकलने लगेगी। चार्ज अगर हिलने लगे बहुत तेजी से तो क्या होगा? लाइट निकलने लगेगी। तो ये किसने कहा? When charge particle accelerate, it produces radiation. क्या जो लाइट तुम्हारे तक सन से पहुंचती है, क्या वो विकिरण है? क्या वो रेडिएशन है? Yes, it is radiation. वो किससे निकल रही है? That is loss of energy from something is called radiation. किसी में से एनर्जी निकले या लॉस हो तो उसको क्या कहते हैं? क्या तुमको ऐसा लगता है कि तुम जब यहाँ बैठे हो तो तुम्हारी बॉडी से भी हीट का लॉस होता जा रहा है? ये थर्मल रेडिएशन है। इसको कौन सा कैमरा कैच कर पाता है? उसको थर्मल कैमरा या इंफ्रारेड कैमरा ये कैच कर पाता है। कभी तुम लोगों ने बिग बॉस पिक्चर देखी है? उसमें क्या दिखाया जाता है? अगर ये सारे कमरे, यहाँ लाइट बंद कर दी जाए, इसमें ये जो आगे ये ग्रीन कलर का तुमको कैमरा दिख रहा है ना, ऐसा दिख रहा है ना, इसका ये दैट इज ये वाला। तो इसमें से जो लाइट आ रही है, सारी लाइट बंद करने पे तुम्हारी बॉडी की हीट पकड़ लेगी और उससे सबकी थर्मल इमेजिंग बना देगी और पता चल जाएगा कहाँ कौन कौन बैठा है। यही बिग बॉस में होता है। सारी लाइट बंद कर देने पर भी उसमें क्या किया जा सकता है? यही चीज हमारे सैनिकों के भी पास है। जब वो रात में इससे देखते हैं तो उनको पता चल जाता है कि वहां से कोई दुश्मन आ रहा है, क्योंकि जो बॉडी की हीट है, हम लोग का बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो उसकी वजह से हम लोगों की बॉडी से एक इंफ्रारेड रेज निकलती हैं। इंफ्रारेड वही रेज हैं जो मम्मी तवे पे रोटी बनाती तो उससे जो निकलती, जब किसी गर्म चीज से जो रे निकलती उस रे को क्या कहते हैं? वो भी एक रेडिएशन है। सन से बहुत कुछ निकलता है। सन से वो रेडिएशंस भी निकलते हैं माइक्रोवेव, जो माइक्रोवेव चलाने का, इंफ्रारेड भी निकलेगा, अल्ट्रावायलेट भी निकलेगा, एक्स रेज भी निकलेगा और गामा रेज, इतनी इससे निकलती है। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब है when charge particle accelerate, तो उसकी एनर्जी का जो लॉस हो जाता है, क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ कौन कौन से रेडिएशंस होते हैं? सबसे खतरनाक कौन सा बताया बताइए? गामा रेज। उससे कम खतरनाक एक्स रेज। इवन अगर बच्चे का, आप लोगों ने देखा होगा जब प्रेग्नेंट लेडी के बच्चे का अल्ट्रासाउंड किया जाता है कि नहीं? साउंड वेव से। अभी हम लोग साउंड चैप्टर पढ़ेंगे, साउंड से पता रहता है बच्चे की स्थिति कैसी है, उसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। एक्सरे नहीं डाला जाता है। अगर एक्सरे डाल दो उस प्रेग्नेंट लेडी का, गलती से भी एक्सरे निकाल दिया, बच्चा अपंग पैदा हो जाएगा, इतनी खतरनाक है। इवन हम लोगों में भी जो एक्सरे किया जाता है ना बॉडी का, वो नैनो सेकंड के लिए किया जाता है और डॉक्टर बाहर चला जाता है। अगर वो हर एक्सरे में रहे तो कहो वो वहीं पर विकृत हो जाए, डिसीज्ड हो जाए। सही है? तो एक्सरे
से बचने की सलाह, ये सब सन से निकल रहा है। गामा रेडिएशन, गामा का तो एक पार्टिकल पड़ गया, हमने बताया था रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में गामा भी निकलता है, तो जान गई। इससे कम कौन सा है? दैट इज यूवी रेडिएशन। तो यूवी रेस जरा सोचो कौन सा है? यूवी रेस का क्या फॉर्म है बोलो? अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट, अल्टीरियर टू वायलेट। और फिर क्या है बोलो? विजिबल। विजिबल में कौन कौन से हैं बताओ? विप ग्योर, ये बात आप लोगों ने सुनी है कि 7 कंपोनेंट ऑफ लाइट होते हैं। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होती है? वॉयलेट में। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि रेड हम लोग रात में जला के सोते हैं, तो इसलिए क्योंकि उसमें सबसे कम एनर्जी है। नाइट बल्ब जनरली रेड होते हैं, तो रेड में सबसे कम एनर्जी और सबसे ज्यादा किसमें? ब्लू, या वैसी लाइट पढ़ा जाता है जो हल्की ब्लू होती है। तो सबसे ज्यादा किसमें होगी एनर्जी बोलो? वॉयलेट। वॉयलेट से भी ज्यादा हो तो अल्टीरियर टू वॉयलेट, नाम ही पड़ गया है, नाम ही लग गया, अल्टीरियर टू वॉयलेट। इट इज उससे भी ज्यादा। कहता नहीं अल्ट्रा एचडी पिक्चर लाया हूँ आज, हमारे यहाँ जो टीवी है अल्ट्रा, उससे भी ज्यादा। और कोई कहते हैं इंफ्रा एचडी, तो कहें क्या घटिया उठा ले, इंफ्रा ले आए, अल्ट्रा लेके आए। सही है? तो ज्यादा होने, इससे भी ज्यादा तो अल्ट्रा है। जब स्पार्क होता है, कहीं वेल्डिंग होते देखा है, उसको कहते हैं यूवी रेस। और कहीं कहीं अगर ओजोन लेयर हट गई है तो वहां से भी यूवी रेडिएशन आते हैं। तो आप लोग चश्मा बनाने जाते हो तो चश्मे वाले और थर्मोलॉजिस्ट से कहते हो मुझे यूवी प्रोटेक्शन वाले चश्मे चाहिए, कहते हो कि नहीं, जिससे इससे बच सके। अच्छा, ये भी सन से आती है, ये सब तो सन से आती हैं। और रेड से भी कम वो कौन सी हुई? इंफ्रारेड, जो हम लोग की बॉडी से निकलती है और जिसको ये थर्मल कैमरा कैच कर लेता। ये किसको कैच कर रहा? रेड से भी कम वाली, उसको कहते हैं इंफीरियर टू रेड। रेड से भी गई गुजरी, नाम ही पड़ गया इंफीरियर टू रेड। तो नाम क्या पड़ा बोलो? इंफ्रारेड। ये भी सन से आएगी। और इससे भी कम कौन सी हुई? इससे कम हुई माइक्रोवेव। माइक्रोवेव में हाथ डाल दो कुछ नहीं होता, कुछ होता है, गर्म लगता है, तो दैट इज माइक्रोवेव। और उससे भी कम कौन सी हुई? दैट इज रेडियो, जिससे तुम मोबाइल चलाते हो। ये सारी की सारी रेडिएशन, इसमें एनर्जी ऊपर बढ़ते हुए क्रम में, दिस इज एनर्जी। बोलो, इतनी बात समझ आ गई? हाँ। प्रोटॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने की है। रदरफोर्ड ने तो एटम की न्यूक्लियस की थी ना, ई गोल्डस्टीन ने की थी। वो फिर से चेक कर लेना, तो नेट पे देखने पे जो आएगा वही। तुम्हारी मैडम ने क्या बताया वही लिखना। बुक में लिखा है ना, बुक में प्रोटॉन की डिस्कवरर का नाम लिखा है, तो बताओ। हाँ। डिस्कवरी और इलेक्ट्रॉन ई गोल्डस्टीन लिखा है बुक में। ई गोल्डस्टीन चलाओ, टीचर मान ले तो अच्छा है। कई बार कर तो बुक में लिखा है, वो सबसे लास्ट में देखो, वो सही मान लिया जाएगा। तो दोनों सही मान, टीचर यहाँ गोल्डस्टीन माना ना, सही। दोनों में से कुछ भी लिखोगे सही है। आधा नेट में उसको माना जाता है, आधे में उसको, सही है। तो बुक में गोल्डस्टीन लिखा है, वो जो नोट्स में लिखा है, सेकंड नोट में। गूगल में हम लोग उस दिन रदरफोर्ड देख रहे थे ना, तो जो भी लिखो बुक ई गोल्डस्टीन मान ली, जो कहोगे सही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब ये साइंटिस्ट में ही झगड़ा है, तो हम लोग क्या करें? अभी भी चल रहा है झगड़ा। मेरे कहने का मतलब है व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट, तो उससे क्या निकलता है? रेडिएशंस कम आउट फ्रॉम इट। ये सब रेडिएशंस है। ये सब क्या कहलाते हैं? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी भी और मैग्नेटिज्म भी है, तो इनको क्या कहते हैं? रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और ये सब किससे निकलते हैं? सन से निकलते हैं। सन हर सेकंड 6000 किलो कम हो रहा है। सोचो जरा, हर सेकंड 6000 किलो, उन्हीं से ये निकलते हैं। सही? तो इस सेंटेंस को पूरा करो। जेम्स मैक्सवेल, जॉन हटाओ, कौन, क्या नाम है? जेम्स मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी स्टेट्स दैट व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट तो क्या होगा? देन
रेडिएशंस कम आउट फ्रॉम इट, उसमें से क्या चीज निकलेगी, दैट इट रेडिएट एनर्जी, यही रेडिएट करना, रेडिएट एनर्जी। अच्छा, रदरफोर्ड के मॉडल में तुमने क्या देखा, सेंटर में एक न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ कौन है, इलेक्ट्रॉन। तुम ये बताओ अविश, मान लो ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल एक ही स्पीड से चारों तरफ चल रहा हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक ही स्पीड से चले, तो क्या उसमें एक्सीलरेशन होगा, कैसे? क्योंकि एक्सीलरेट तो मतलब अगर वो मोशन में है तो उसका एक्सीलरेशन तो होगा ही। नहीं, जैसे एक पार्टिकल सीधे ऐसे चल रहा है एक ही स्पीड से, तो क्या एक्सीलरेशन है, नहीं है। और अगर वही पार्टिकल एक ही स्पीड से सर्कुलर पाथ पे चले तो क्या एक्सीलरेशन है आरिश, नहीं है। आप बताओ अनुष्का, क्या हो सकता है वेक्टर क्वांटिटी एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन है अगर इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीड से चल रहा है सब, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, यही आरिश भी बता रहे हैं, यही अविश भी बता रहे हैं, क्योंकि हर पल उसका डायरेक्शन बदल रहा है। तो अब स्पीड भी सेम है तो भी वेलोसिटी चेंज तो हो रही है ना, वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वो भी क्यों हो रहा है भाई, एक पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर फोर्स लग रहा है, क्या अट्रैक्ट करेगा इसको, और फोर्स अगर लगेगा तो एक्सीलरेशन तो होगा। मान लीजिए कोई सीधा जा रहा था इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक प्रोटॉन इसका सेंटर, तो उसने कहा वहां कहाँ जा रहा, हम इधर, मेरे चारों तरफ घूमो, तो उसने ऐसे घुमाया, फिर इधर जाने लगा, फिर इधर फोर्स लगाया, फिर इधर जाना, वो फोर्स लगा रहा हो, चक्कर ही मारेगा। फोर्स लगेगा तो वो उसकी स्पीड तो नहीं बदल पाएगा, क्यों, क्योंकि तुमने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ लिया था कि मोशन के परपेंडिकुलर फोर्स लगे तो वर्क डन नहीं होता, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, लेकिन फोर्स कुछ तो करेगा, वो क्या करेगा, उसका डायरेक्शन ही बदलेगा। तो डायरेक्शन बदलने से एक्सीलरेशन है, बोलो बात समझ आ गई। और अगर एक्सीलरेशन है तो क्या एनर्जी रेडिएट होगी, फिर से समझो, कहने का मतलब है अभी ज्यादा एनर्जी है जिज्ञासा इस पेन में की अभी, और यहाँ पे ज्यादा है, ये बात तो तुम्हें पता है, क्योंकि यह हाई पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ कितनी है, जरा देखिए कि when electron moves, किसके चारों तरफ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन moves around nucleus, then it accelerate। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, why Rutherford's atomic model failed, जो कि लिखा है तुम्हारी बुक में यहाँ पर ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, वही पूरी लैंग्वेज वही लिखा ना, so that is why Rutherford's atomic model failed। क्यों फेल हुआ, so when electron moves, किसके चारों तरफ मूव कर रहा है, ये देखो, around nucleus, देखो, when electron moves, अपनी एनर्जी लूज करेगा। अभी जिज्ञासा ने क्या बोला कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से अगर थोड़ी एनर्जी लूज हो गई तो उसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, तो वो थोड़ा पास आ जाएगा। तो अब ये पास आने लगेगा, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा इसकी एनर्जी, तो इसका क्या रेडियस छोटा होता जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, और कम होते होते क्या होगा, धीरे धीरे, और हर पल ये लूज ही कर रहा है, क्योंकि एक्सीलरेट तो हो ही रहा है, तो इससे इसकी एनर्जी लूज होती जा रही है, और ये पास होगा। और ये पाथ कैसा होगा, स्पाइरल पाथ। कैसा पाथ है ये, स्पाइरल पाथ का मतलब है सर्पिलाकार, जैसे सांप कुंडली बनाए नहीं बैठा रहता ऐसा, और अल्टीमेटली फॉल इनसाइड, इसको कहते हैं स्पाइरल पाथ, जैसे सांप बनाया रहता है, सांप ऐसे ही बैठा रहता है कि नहीं, और इस पाथ को क्या कहते हैं, स्पाइरल पाथ। So it will come closer to nucleus in spiral path and in 10 to the power minus 8 second, जो कि बहुत कम होता है, 10 to the power minus 8 second it will fall inside nucleus. So Rutherford model is not stable for more than 10 to the power minus 8 second. सही, so it failed।
when electron moves around nucleus, in circular path, ऐसा किसने कहा? ठीक है, then as per जेम्स मैक्सवेल थ्योरी, जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार संजना क्या है? देन एज पर जेम्स मैक्सवेल थ्योरी इट विल, सेंटेंस पूरा करो संजना, इट विल, जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से अगर ये पार्टिकल इसके चारों तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? इट विल, साची आप बताओ। रेडिएट एनर्जी। यस, इट विल एक्सेलरेट, हेंस रेडिएट एनर्जी, एक्सेलरेट भी तो कर रहा है और इसलिए रेडिएट करेगा। सो इट विल एक्सेलरेट, हेंस, और अगर कोई भी चीज एक्सेलरेट करती तो यहाँ ऊपर क्या लिखा है? क्योंकि चार्ज तो है ही है ना इसमें, हेंस इट विल रेडिएट एनर्जी। और अगर एनर्जी फिर किसी भी फॉर्म में हो सकती है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये हो, जैसा उसका नेचर, जैसे उसकी स्पीड, जैसा एक्सीलरेशन, उस हिसाब से होगा। इट विल रेडिएट एनर्जी आफ्टर लूजिंग एनर्जी, इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर, ठीक है, इन स्पाइरल पाथ। कैसा होगा? तो इलेक्ट्रॉन विल कम क्लोजर टू न्यूक्लियस, और किस पाथ को फॉलो करेगा? एंड फॉलो स्पाइरल पाथ, एंड अल्टीमेटली न्यूक्लियस में ही गिर जाएगा। अल्टीमेटली फॉल इनसाइड न्यूक्लियस इन स्पाइरल पाथ, ऐसा क्यों जाएगा? तो ये सोचना कि सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये गलत बात है। हम लोग अभी तक तो यही जान रहे हैं, हम और आप तो यही जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, अभी तक तो यही पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा। लेकिन जेम्स मैक्सवेल ने कहा ये सब बात झूठी है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर सकता है। सो पाथ इनसाइड स्पाइरल पाथ, और फिर क्या होगा? फॉल इनसाइड होगा। सो रदरफोर्ड मॉडल, ये उसी में गिर गया इलेक्ट्रॉन, और कितने सेकंड में गिर गया? सो रदरफोर्ड मॉडल इज नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10 to the power -8 सेकेंड। सो रदरफोर्ड मॉडल इज नॉट स्टेबल फॉर मोर देन 10 to the power -8 सेकेंड, hence it is failed। यही सारी बातें तुम्हारे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल की हेडिंग में लिखी, आप चेक कर लो। तो अब इसका मतलब है कि 2 मॉडल फेल हो चुके हैं, तो अब तीसरा मॉडल चाहिए, उससे बेहतर चाहिए। वो मॉडल किसने दिया? उस मॉडल को जानने से पहले हम लोग इंटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे और न्यूट्रॉन की खोज के बारे में पढ़ेंगे। That is, who has discovered neutron? चलो, in-text questions. Now, on the basis of Thomson's model of atom, explain how the atom is neutral as a whole. So, in Thomson's model of atom, total positive charge of sphere is equal to total negative charge
साची सेंटेंस पूरा करो। टोटल नेगेटिव चार्ज ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज of electron. So atom is electrically neutral as a whole. सेकंड क्वेश्चन देखिए, तो ये पॉजिटिव स्फीयर है, ये पूरा पॉजिटिव स्फीयर है। On the basis of Rutherford model of atom, which subatomic particle is present inside nucleus of atom? Proton. On the basis of Rutherford's model of atom, which subatomic particle present inside nucleus? Proton. Model suggested that only protons were inside the nucleus. However, later देखो अब इसमें ये चीज कह रही है, ये बात बता रहे हैं revised model that included कि तभी न्यूट्रॉन की खोज हो गई और बाद में उन्होंने कहा ठीक है न्यूट्रॉन भी रख लो। 32 में हो गई थी, तब तक वो जीवित थे, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बाद में मिला दिया। समझ आई बात कि नहीं? जैसे उन्होंने अपना मॉडल बनाया और तभी खोज हो गई न्यूट्रॉन की, उन्होंने कहा मेरा मॉडल बदलने की जरूरत नहीं है, चलो न्यूट्रॉन भी से। तो अभी हम लोग कहेंगे प्रोटॉन वाज प्रेजेंट, और इसको देख लें और कहीं होगा बुक में तो देख लें। प्रोटॉन ही लिखा है, एस शाह ने प्रोटॉन लिखो। बाद में 1932 में उन्होंने ऐसा किया, 1919 में तो प्रोटॉन ही मिला। सो ओनली प्रोटॉन was present inside nucleus of Rutherford atomic model. In 1932, when neutron was discovered, then there was a modification done. Then proton and neutron both were present at center of atom inside nucleus. ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर जब इतना जानते हैं कन्विंस हो ही जाएंगे, उनको सब पता है, ठीक है। ऐसा लिख देना, दोनों प्रेजेंट हो गए, बाद मॉडिफिकेशन हो गया। और ये कब का था? 1919, जब उन्होंने अपना मॉडल पेश किया। 1919 में हुआ था मॉडल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ड्रॉ अ स्केच। अभी 4 मॉडल तो किया नहीं है, कोई बात नहीं, 3 अभी छोड़ते हैं, 4 करो। अगर मान लीजिए गोल्ड की जगह कुछ और लिया जाता तो क्या होता? ठीक है, आप गोल्ड से हेवियर भी ले सकते हैं। एयू की पोजीशन देखो, पीटी के बाद है, ये देखो पीटी है। एयू से भारी वाले सब बाद में, मरकरी ले सकते हो, एयू होता है आरम। तो इफ हेवियर मेटल इज टेकन इन प्लेस ऑफ गोल्ड, देन द रिजल्ट वुड बी सेम। तब रिजल्ट कैसा होता? भारी लोगे तो भारी एटम रहेगा। हाउएवर इफ हल्का लोगे तो हो सकता है अल्फा पार्टिकल उतना रिपल्सन ले पाएगा नहीं ना। ये तो 79 प्रोटॉन थे, तुम कोई लिथियम ले लो, ये ले लो बेरिलियम, तो 2 प्रोटॉन को अगर 2 ही रिपेल करें तो क्या उतना एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा? तो द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन विल बी लेसर। और इस केस में वैसा ही है। इफ हैवियर एलिमेंट यू हैव टेकन, देन सेम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। इफ लाइटर ले लो, मैग्नीशियम ले लो, लिथियम ले लो, देन लेसर एंगल ऑफ, इतना ही अंतर होगा। However, there is no much variation in the result. तब भी इनके मॉडल का खंडन तो हो ही जाता है। किसका? कोई भी मेटल ही तो लोगे ना, तो भी थॉमसन्स का मॉडल वो फेल ही कर देते। चलो
if metal heavier than gold would have been taken, heavier than gold. For example मरकरी ले लो, लेकिन मरकरी को कुछ अलॉइंग करना पड़ेगा, और कोई उसके आगे कर लो, उसके आगे कौन सा है, लेड ले लो, लेड भी उसी के आगे है, लेड would have taken, then the deflection would be similar to gold foil. और अगले केस में if a metal of lighter element, कोई भी is taken, then the deflection would be lesser than gold foil. However, the main turning point was that is bouncing back. वो एक इलेक्ट्रॉन जो बाउंस बैक हुआ उसी ने सारा खेल पलटा है, वो तो दोनों में ही होता है. सो इन बोथ द केसेस, ठीक है, देयर में बी मैथमेटिकल डेविएशंस, हाउएवर रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़ता. इतना ही लेकिन पूछा गया, इतना ही. अब आगे की बात करो तो नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, इन्होंने अपना स्ट्रक्चर कब पेश किया? क्या तुमको लगता है कि 3 साल के बाद ही पेश कर दिया या 1922 में कर दिया? तो ये बात सही है. चलो, तो पहले हम लोग बोर का एटॉमिक मॉडल देखें, फिर उसके बाद 32 में न्यूट्रॉन की खोज है वो देखें. यानी पहले बोर का मॉडल आया है. देखो वो बॉक्स में पढ़ो ना, बॉक्स में मिलेगा तुमको, बॉक्स में 22 लिखा है. अच्छा, और फिर कब मॉडल का पेश कैसे लिखा है, तो फिर नेक्स्ट देखना पड़ेगा. अभी देख लेते हैं. नाउ बोर्स एटॉमिक मॉडल. When Niels Bohr projected its atomic model, (1913) है, देखो 1913 में दिया है. Bohr's atomic model. It was given by Niels Bohr, 1913. चलिए, what was the nationality of Thomson and Rutherford? थॉमसन ब्रिटिश थे और रदरफोर्ड न्यूजीलैंड के थे. समझ में आई बात? बाद में वो ब्रिटेन चले गए, लेटर ऑन गॉन टू ब्रिटेन. न्यूजीलैंड में जन्मे थे. और नेशनैलिटी ऑफ नील्स बोर, डेनमार्क के थे. वो सब आस पास है, यूरोप के ही सभी. ठीक है, एक डेनमार्क का है और बाकी एक ब्रिटेन का था, एक न्यूजीलैंड. ओके ना, क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा आपकी जानकारी के लिए. क्वेश्चन तो क्या पूछा जाएगा, ये कभी पूछा ही नहीं. चलिए, इनका क्या मॉडल है, इसके दोनों पोस्टुलेट समझो. इनको क्या हुआ कि इन्होंने सर्दी की रातों में ये एक पार्टी में गए हुए थे, और पार्टी में इन्होंने देखा कि उसमें से
आग में से चिंगारी निकल रही है, ऐसे नहीं होता कई बार चिंगारी फटती है, उसको देखते हुए इन्होंने अपना मॉडल पेश किया और लोगों से पूछा कि भाई आपके मॉडल की क्या सत्यता है। बोले इट इज कंप्लीट हाइपोथेसिस, इट इज पॉस्टुलेट, इसकी सत्यता मत पूछो, बस ये है मॉडल। जबरदस्ती की बात। और इन्होंने जानते हो मॉडल क्या पेश किया, कुछ अजब सा मॉडल पेश किया। जरा इसकी लाइनें तो पढ़ो। और सबसे ऊपर क्या लिखा है, क्या तुम्हारी बुक में लिखा है कि इट इज पॉस्टुलेट, पॉस्टुलेट्स आर ओनली हाइपोथेसिस। ये क्या होती हैं, कोई अपने मन से सोच के कहे, इनका कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है इनके मॉडल का। इन्होंने कहा हमें रात को सपना आया, ये मेरा मॉडल है, और इन्होंने ऐसा मॉडल पेश किया कि आज तक इसको कोई काट ही नहीं पाया। 7 मॉडल आ गए, लेकिन इनका मॉडल आज तक वैसे का वैसे ही। जरा चेक करो ये क्या मॉडल है। अच्छा, सो आफ्टर फेल्योर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, कब फेल्योर हुआ बताओ? 1913 ये कह रहे 13 का, फिर रदरफोर्ड का पहले कैसे इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, गजब बात है। 1919 के बाद होना चाहिए, ये जांच करें। अच्छा, तो अभी ये सब टाइम लाइन चेक करनी है, उल्टा पुल्टा करें। When Rutherford projected his model, इन्होंने 13 में किया। सर अगर किसी को Rutherford presented his 1911 में, अभी टाइम लाइन लिखो। cold foil experiment from सर 1909. अगर किसी ने This model suggested that atoms have a central positively charged nucleus with electrons orbiting it, which differed from the previous हाँ, कुछ Plumwood नहीं। model. साइंस हमेशा आगे बढ़ता ही है, क्योंकि उसने नई बात बताई और उसको फिर एक ऐसा नहीं है, तुम अगर यहाँ बताओगे तो ये सब साइंटिस्ट तुमको झूठा साबित करने में लग जाएंगे कि अविश, अच्छा अविश हमसे आगे निकल, कंपटीशन होता है, बहुत लोग नकल भी करते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, सब तुम्हारे पीछे, इसने ही बताया, अभी इसको गलत करते हैं, पूरी दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी और नहीं सिद्ध कर पाएगी, तब नोबेल पाता है वो। तो कोई खास बात तो उसने साइंस में एडवांसमेंट किया, फिर वो गलत होता। 7 मॉडल्स आ गए। अभी हम लोग और देखेंगे, हीजनबर्ग थ्योरी, श्रोडिंजर्स मॉडल, आगे की क्लासेस में देखेंगे, 11th 12th में सब पढ़ते चले जाएंगे। लेकिन फिर भी कुछ तो नया एडवांसमेंट हुआ, तभी तो नहीं, सीधा तो श्रोडिंजर मॉडल ना आता, सीधा तो नील बोर मॉडल ना आ जाता। उनके आने के बाद उसे गलत करने के चक्कर में लोग नया दे देते। रदरफोर्ड तो गलत करने के चक्कर में ही तो उसने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसके बाद गलत भी प्रूव किया और फिर नया मॉडल भी दिया। यही तो करना होता है। अब देखो, दैट इज व्हेन, कब कौन सा मॉडल आया बोलो? 1897 में कौन सा आया? दैट इज थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। और फिर 1911 में क्या आया? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अभी देखता हूँ 1919 में क्या हुआ। 1919 में कुछ लिखा है। और 1913 में क्या हुआ? दैट इज नील्स बोर। वो मैं चेक करता हूँ अभी देख के। टेस्ट की कोई बात नहीं है, वो तो सही कर दिया जाएगा। असली चीज है, सही चीज पता तो चले। नील्स बोर एटॉमिक, ठीक है। बुक में तुम्हारे 1919 में कुछ लिखा है क्या रदरफोर्ड में? कुछ नहीं लिखा। चलो देखते हैं। When alpha particle experiment was done by Rutherford? 1909. Also known as the cold foil 1909 में क्या किया गया? लिखो। The results published by That is alpha particle alpha particles went through the foil, scattering. but some were deflected, leading to the discovery of the atomic nucleus. Alpha particle. What Rutherford has done in 1919? उन्होंने कुछ किया भी नहीं 1919? कुछ नहीं किया उन्होंने 1919 में, कुछ नहीं। उनको बस पुरस्कार मिले, इतनी बात हो गई। ठीक है, अब यही एडवांसमेंट है। और इसी में और आगे लिख लो 1932 में क्या हुआ?
दैट इज जेम्स चैडविक ने क्या किया? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, यही है। दैट इज, सर गोल्डस्टीन कहाँ गया? अभी वो भी देख लेते हैं। क्या रदरफोर्ड ने 1911 में डिस्कवर किया था, उसको 3 साल पहले When Goldstein discovered proton, इसीलिए गोल्डस्टीन की बात कही गई, क्योंकि जब प्रोटॉन की डिस्कवरी उन्होंने की होगी तभी तो मॉडल दे पाए होंगे। Positively charged canal rays in 1886. 1886 Ernest Rutherford, who later identified them as protons and determined their properties. अर्नेस्ट रदरफोर्ड, देखो ये सब डिस्प्यूटेड है, दोनों का नाम दे रहा है, कोई जरूरत नहीं है जानने की इसके बाद ही प्रोटॉन हुआ है, जबकि वो कह रहा है प्रोटॉन 1886 में है, लेकिन हो गया होता तो थॉमसन डाल देते उसमें। तो गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट कब हुआ? पूरी बात अगर उन्होंने बताई होती तो क्या होता बताओ? गोल्डस्टीन एक्सपेरिमेंट ऑफ कैनाल रे, किसका एक्सपेरिमेंट? कैनाल रे करके बता दिया, लेकिन प्रॉपर्ली नहीं बताया। उन्होंने बोला पॉजिटिव आयंस हैं, तो वो समझ ही नहीं पाए किस पॉजिटिव आयन की बात कर रहे हैं। उसको कंफर्म किसने किया? रदरफोर्ड ने, इसलिए उनको भी कहा जाता है। तो इनके बीच में कहीं किया होगा, यहीं पे किया होगा, रदरफोर्ड वेरीफाइड। वो ईयर कौन सा है? ये अब लिखा नहीं है ईयर, लेकिन बाद में किया है, तो आपको टाइम लाइन नहीं है, यहीं पे समझो वेरीफाई किया, ठीक है। दैट इज रदरफोर्ड नेम्ड इट, उसे क्या नाम दिया उन्होंने? नेम्ड इट प्रोटॉन। लेकिन तुम्हारी बुक ने क्या माना है कि इन्होंने किया, सही है। सर गोल्डस्टीन ने तो अपना एक्सपेरिमेंट कर लिया था 1886 में, तो कोई का कॉपी नहीं करा। गोल्डस्टीन ने जो किया था उस समय बहुत सारे आयन थे, लेकिन बोलो सबसे पॉजिटिव आयन जो सबसे हल्का है उसे क्या कहोगे? बताइए। हाइड्रोजन 3 तरीके का होता है, चेक करो जरा। एक हाइड्रोजन में प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। दूसरे में क्या होता है? इसी चैप्टर में ही है, एक न्यूट्रॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन घूमता है। और एक हाइड्रोजन में क्या होता है बोलो? 2 न्यूट्रॉन होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन। चैप्टर जिन क्या हो गया वो उनको मालूम होगा। ये सब हाइड्रोजन के ही 3 आइसोटोप्स हैं। ये क्या है? इसको प्रोटियम कहा जाता है, इसको ड्यूटेरियम कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? ट्राइटियम। और ये जब इलेक्ट्रॉन हट जाता है, यहाँ से भाग जाता है, तो इसी प्रोटियम को कहने लगते हैं प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइट्रॉन। उसी के नाम पे प्रोटॉन का नाम, इसके नाम से प्रोटॉन का नाम पड़ा, ना कि प्रोटॉन के नाम से इसका नाम। प्रोटियम से प्रोटॉन बना, सही है। तो इसे क्या कहते हैं बोलो? प्रोटियम। इसे क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। और इसे क्या कहते हैं? ट्रिटियम या ट्राइटियम। और इसमें इलेक्ट्रॉन चला जाए तो प्रोटॉन, तो प्रोटॉन ही तो बचा। ऐसे ही समझ लो बस। ये सब गोल्डस्टीन ने ज्यादा बताया नहीं था, इसीलिए थॉमसन उसका फायदा नहीं था। रदरफोर्ड ने ज्यादा पता लगाया होगा। अब हम देखते हैं नील बोर की परिकल्पना। नील बोर ने क्या सपना देखा? सो आफ्टर फेल्योर ऑफ Rutherford model, Niels Bohr projected his atomic number. So Niels Bohr तो विदाउट एनी प्रूफ, कोई प्रूफ नहीं था, तो उन्होंने एक नई बात बताई। क्या बताया? कि इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ घूम रहा है वो सर्कुलर पाथ में नहीं घूम रहा है। इन्होंने कहा ये वेवी पाथ में घूम रहा है। कैसे पाथ में? वेव बना के, जैसे यहां से इसके 3 हिस्से कर लो, तो एक वेव, फिर दूसरी वेव और फिर ये तीसरी वेव, और चौथे में 4 वेव, और दूसरे इसके अंदर वाली ऑर्बिट में कितनी वेव? 2 वेव। कितनी वेव होंगी? 1 वेव और ये, और सबसे अंदर वाली 1 वेव। ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर अलग अलग पाथ में घूमे रेडियस में, तो मैक्सवेल की जो जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी है ना, रेडिएट करेगा। बोले नहीं, रेडिएटेड कुछ नहीं करेगा, हमारी ऑर्बिट में घूमेगा।
जिस वजह से रदरफोर्ड का मॉडल फेल हुआ, उसी में जैसे किसी का कपड़ा फट गया उसमें पैच वर्क लगा दिया जाए, पैबंद नहीं लगता, स्टिचिंग करके, उसी मॉडल को इन्होंने जो है स्टिचिंग करके पेश कर दिया। ठीक है, लेकिन इनके जो फाइंडिंग्स थे वो इतने ज़्यादा शार्प थे और एक्यूरेट थे कि दुनिया दंग रह गई देखते हुए। वो सब हम देखने जा रहे हैं कि इन्होंने किया क्या। इसका रीजन नहीं बताया कि क्यों हुआ, ये नहीं बताया, लेकिन आउटकम सारे बता दिए कि ये होगा। आप जरा देखें, इन्होंने बताया यहाँ से जो थ्योरी है फिजिक्स की, जो थ्योरी है दैट इज इट इज कॉल्ड एटॉमिक फिजिक्स। तो अब हम यहाँ से एक नई चीज में, एक क्लासिकल फिजिक्स होती है और एक एटॉमिक फिजिक्स होती है। तो इसमें क्या कैसा इन्होंने थ्योरी दिया, लेट अस सी दिस। चलिए, द पोस्टुलेट ऑफ हिज मॉडल इज दिस। पोस्टुलेट्स क्या है उनके मॉडल के, ऑफ हिज मॉडल इज, जरा देखिए, टाइप्स ऑफ फिजिक्स क्लासिकल एंड Physics is broadly divided into classical and modern types. Classical physics focuses on large-scale events. चलिए अब देखो, पहली बात इन्होंने क्या बताई, ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट। इन्होंने बताया, अच्छा रदरफोर्ड का मॉडल समझो, रदरफोर्ड ने कहा था ये सोलर सिस्टम है, चाहे यहाँ घूमे यहाँ घूमे यहाँ घूमे, कहीं भी घूम सकता है। तो इन्होंने क्या बताया, नो, कहीं भी नहीं घूम सकता है, जो उसकी परमिटेड ऑर्बिट है वहीं घूम सकता है। उसका फार्मूला इन्होंने दे दिया, उसको बोर रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ घूमेगा, अगर पहला रेडियस आर है, इन्होंने कहा कि पहला इलेक्ट्रॉन आर रेडियस पे घूम रहा है तो दूसरा 3 आर पे घूमेगा, समझा, 4 आर पे घूमेगा, कितने पे घूमेगा, और तीसरा वाला कितने पे घूमेगा, 9 आर पे, और चौथा वाला 16 आर। मतलब वो, और ये सही पाएंगे जो इन्होंने बताया कि 1 आर स्क्वायर, 2 आर स्क्वायर, 3 स्क्वायर आर और 4 स्क्वायर आर। समझ में आ गई बात कि नहीं, पहला जितने में घूम रहा है उसके 4 गुने पे दूसरा, 9 गुने पे तीसरा और 16 गुने पे चौथा। ये इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन किया, सही है। तो इन्होंने चीज़ों को पैकेटाइज्ड किया। पैकेटाइज का मतलब समझते हो, दैट इज, इसको कहते हैं, कोई भी चीज़ जो पैकेट में आती है उसको कहते हैं फोटॉन। क्या कहते हैं, फोटॉन। जैसे तुम दूध लेने जाओ तो कहेगा 500 ml का पैकेट है या 1 लीटर का या 2 लीटर, क्या पैकेटाइज्ड है। तो इसका मतलब है ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूम सकता है, जहां उसकी पहली वेव खत्म होती, जहां वेव पूरी बनेगी वहीं घूमेगा। वो आगे लोग करते रहे, डी ब्रोगली करते, हमें उन सबसे ज्यादा लेना नहीं। बस तुम ये समझो, इनका फर्स्ट थ्योरी क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन कैन ऑर्बिट अराउंड न्यूक्लियस ओनली इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, नॉट इन एनी पे नहीं घूमेगा। किस पे घूमेगा, फिक्स्ड। पहला थ्योरी, पहला हो गया उसमें, और लोगों से कहा जाओ पता लगाओ, यही है। हमें नहीं मालूम कैसे, हमें तो सपना आया था, बता दे जाओ पता लगाओ। सही, मतलब जब सही पाया जा रहा है तो कैसे तुमने निकाला, क्या लेना देना नहीं। तो पहली लाइन पढ़ो जरा, क्या पढ़ा जा रहा है कि इसको क्या कहते हैं, ओनली सर्टन स्पेशल ऑर्बिट, जैसा मैंने तुमको बताया, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स। और जबकि उसमें क्या था, बोलो, सोलर मॉडल था, कहीं भी घूम सकता है। यहाँ नहीं है सोलर मॉडल, जहां जहां बोला है वहीं इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जाके देख लीजिए, सही है। ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज, उन्हें क्या कहा गया, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड। इसको कहते हैं दीज आर अलाउड इनसाइड एटम। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, एक वेव बनाई, फिर दूसरी वेव बनाई, तीसरी बनी नहीं पाई, कट गई, ये अलाउड नहीं है। जब वेव जहां पूरी मिलेगी पहली वेव से, वही अलाउड है, ऐसे नहीं अलाउड, सही है। सो देयर आर अलाउड स्टेट्स, ठीक है, एटॉमिक फिजिक्स में अलाउड, ये होगी या ये होगी या ये होगी, बीच की नहीं होगी, कंटिन्यूअस नहीं है स्टेट। डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग,
डिस्क्रीट का मतलब क्या समझते हैं? अलग अलग है, वो भी परमिटेड है, वहीं पे रहेगा, अलग अलग, कंटिन्यूअस नहीं। उसमें कंटिन्यूअस थी, कहीं भी घूम ली। पहली लाइन सुनाओ जरा विनोई, क्या कहता है? Only certain special orbits known as discrete orbits are allowed inside the atom. Only certain special, that is, उसे क्या कहेंगे? Only certain special orbit known as discrete orbits are allowed inside atom. साची रिपीट करो। Only certain special दिव्या, फिर देखेंगे एक लाइन में रिपीट करो, संजना रिपीट करो। ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिपीट करो। only certain orbits, special orbits are known as discrete orbits of electrons are allowed inside them. करेक्ट, आर अलाउड इनसाइड एटम। रिपीट करो। Only certain special orbit are known as discrete orbit of electron are allowed inside atom. करेक्ट, अब आगे देखो। These are allowed, कुछ ही अलाउड हैं, लगातार नहीं हो सकती। या ये होगी 1 रेडियस की, या 4 आर रेडियस की, या 9 आर रेडियस की, या 16 आर। ये अगले क्लास में पढ़ाया जाएगा, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। लेकिन मतलब फिक्स्ड ऑर्बिट ही रहता हाँ? है, रेगुलर नहीं, फिक्स्ड ऑर्बिट। अपनी ऑर्बिट पे घूमेगा, लेकिन वो प्लेस भी अलाउड कर दिया उन्होंने। अगर तुम सोचो नहीं यहाँ पे 5 आर का भी हो जाएगा या 2 आर का, तो नहीं हो सकता। वहाँ इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं घूमेगा। वो अगर घूमेगा जो उसकी पहली रेडियस है उसका 4 गुना, फिर 9 गुना, फिर 16 गुना, फिर 25 गुना, फिर 36 गुना, फिर 49 का। हाँ, स्क्वायर होगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ऐसा रेडियस जो पहला है उसका, फिर उसके बाद उसका 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 से ऐसे होगा। वो फिक्स्ड है, बीच का नहीं हो रहा है। ये चीज पहली बोल दी, दैट इज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, लगातार नहीं है। दूसरा पॉइंट जरा पढ़ो। व्हाइल रिवॉल्विंग, इन्होंने कहा कि भाई ठीक है, तुमने तो बोल दिया, मैक्सवेल ने कहा था एक्सिलरेट होगा तो रेडिएट करेगा। अब इन्होंने कहा हमारी ऑर्बिट में घूमेगा तो एनर्जी नहीं रेडिएट करेगा। उन्होंने पूछा क्यों नहीं करेगा? सपना आया था। अब सपने का क्या करो? उन्होंने पहले लिख दिया पोस्टुलेट है, एक होता फैक्ट, तो उन्होंने कहा नहीं ये तो हमारी मानी बात है। जब तुम किसी चीज को पहले ही हथियार डाल रहे हो कि ये पोस्टुलेट है, इट इज ओनली एजम्पशन, तो तुम्हें कोई क्या काट पाएगा। उन्होंने कहा लेना हो हमारी बात, देख लो ये मेरे फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स हैं। उन्होंने फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स दी। आप सर्च करो नील बोर को, तुम उंगली ऐसे ऐसे करो मोबाइल पे, उंगली थक जाएगी लेकिन बोर नहीं खत्म होगी। फाइंडिंग्स ही इतनी गजब की हैं, तुम थक जाओगे उंगली करते करते, ये खत्म ही नहीं होगा। फिर लोगों ने माना सही, एजम्पशन ही इतने तगड़े, तो क्या करो। अगला क्या बताया बताओ। पहले तो बोला व्हाइल रिवॉल्विंग दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट, अब नहीं एनर्जी रेडिएट होगी, उनके में होती होगी, हमारे में तो नहीं होगी। सही है, इट इज जस्ट ए पैच वर्क। अब पैच वर्क का कोई खंडन होता है? जो पहले ही है तो आज तक इनकी थ्योरी कोई डिफीट ही नहीं कर पाया। इट इज नॉट डिफाइंड आज तक सबकी। सही, चलो इनकी जो फाइंडिंग्स इन्होंने बताई वो उसमें, जब कोई किसी के लिए तुम गलती निकालोगे तब तो उसे गलत कहोगे, जितना उन्होंने बताया वो सही है। अब आप पता लगाओ क्या ऐसा से, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या बताइए, व्हाइल रिवॉल्विंग इन दीज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट। इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा को विकिरण नहीं करेगा जबकि वो इन कक्षाओं में घूमेगा। सेकंड पॉइंट बताओ, व्हाइल रिवॉल्विंग in discrete orbit electron do not
रेडिएट एनर्जी, ठीक है। इन कक्षाओं में व्हाइल रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन रेडिएट नहीं करेगा। चलो दोनों पॉइंट बताइए अनिकेत। Only certain special orbits are known as discrete orbits of electron are called चलो आप बताओ दोनों। only certain special orbits known as discrete orbits. नीचे बात है Discrete orbits of electron are allowed inside the atom. By revolving in discrete orbit, the electrons do not radiate energy. अभी आएंगे आपके पास, थोड़ा नीचे आप देख रहे कभी तो बताया करो, तो 2 ही लाइन का पूछा है। और yes, electron do not radiate energy. ये लीजिए, बताओ। Known as discrete orbit. While revolving around discrete orbits, electrons do not radiate energy. सुनाई से बताइए। अब आगे की बात करते हैं। अभी आपसे और अच्छा काम करना है। जो बच गए अभी बहुत कुछ करने के लिए है इसमें, इसीलिए ठीक है। देखो ये तुमको पता चल गया कि सर्टेन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, अलग अलग हैं, वही अलाउड हैं इन एटम, और उनमें घूमेगा। देन व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी। ठीक है, ये पॉस्टुलेट है, इन्होंने कहा ये मेरी मान्यता है। अब आगे देखो, दीज ऑर्बिट्स जिसमें ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इनको कहते हैं एनर्जी लेवल्स। क्या कहेंगे? दीज ऑर्बिट्स का नाम इन्होंने दिया n is equals to 1, n is equals to 2, n is equals to 3 और n is equals to 4। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स के नंबर हैं 1 2 3 4, और इन्हीं को बोल दिया k l m n, और चलोगे तो o p ऐसे चलता जाएगा। टोटल 7 ऑर्बिट्स होती है, तो 7 तक पीरियड्स हैं, 7 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो 7 तक आया कि नहीं पीरियड। पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और हीलियम के होते हैं, लिथियम की दूसरी ऑर्बिट में होते हैं, तो 2 पे आ गया। सोडियम में 3 तक होते हैं, 2 8 1, वो तो तुमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा हो, तो थर्ड पीरियड में। जितने जितने में जाता जाएगा, जितनी ऑर्बिट फिल होंगी उसी हिसाब से पीरियड। अगली बात देखो, ऑर्बिट्स क्या होती है बताइए। जबकि तुमने ये पढ़ लिया है पिछले ही उसमें क्लास में, दीज आर सर्कुलर प्लेनर पाथ अराउंड न्यूक्लियस। ऑर्बिट्स क्या है? इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। सही है। सो ऑर्बिट्स क्या है बताइए। ऑर्बिट्स आर सर्कुलर प्लेनर पाथ अराउंड न्यूक्लियस in which electron revolves his nucleus। चूंकि उनके न्यूक्लियस के आने तक अभी न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई है, इनिशियली कंटेन्ड प्रोटॉन एंड लेटर ऑन इट इंक्लूडेड न्यूट्रॉन। सही है। सो हिज न्यूक्लियस, उनका मॉडल देखो, हिज न्यूक्लियस इनिशियली, तुम्हारी बुक में नीचे मॉडल बना है, देखो जरा उनका। Initially contain proton, but after
1932 ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ वर इंक्लूडेड इन न्यूक्लियस। ऑर्बिट आपको पता चल गया। ऑर्बिट्स को अविश और क्या कहते हैं ये बताओ। ऑर्बिट्स आर कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल। शेल्स भी ठीक है, ये सब के एलिमेंट इसकी शेल्स हैं। शेल कोई चीज, जैसे कछुआ अपनी शेल में रहता है, उससे बाहर नहीं निकलता, तो इलेक्ट्रॉन भी अपनी उससे बाहर नहीं निकल सकता, इसलिए उसे शेल भी कहा गया है। और उसी को एनर्जी लेवल। तो क्या मुझे आप बताएंगे कि के की एनर्जी ज्यादा है कि एल की, कि एम की? एम की। जितना दूर होते जाओगे अट्रैक्शन से उतनी, जैसे अर्थ के अट्रैक्शन से पेन दूर होता जा रहा है तो इसकी एनर्जी बढ़ती जा रही है। जब भी अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा तो क्या इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और पास आने पे कम होगी। सबसे कम इसकी एनर्जी है। चलो, तो नाउ ऑर्बिट्स आर आल्सो कॉल्ड, ऑर्बिट को और क्या कहेंगे? शेल्स और एनर्जी लेवल्स। आल्सो कॉल्ड शेल्स और एनर्जी लेवल। It is denoted by K, L, M, N shells और so on shells हैं। अच्छा, इनकी जो एनर्जी होगी वो कैसे होगी? K की सबसे कम, फिर M की उससे ज्यादा, फिर N और फिर और आगे चलती चली जाएगी। दिस इज द एनर्जी ऑफ शेल या ऑर्बिट। अब जरा देखें, ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ वर इंक्लूडेड इन। अब इनके मॉडल को बनाओ। यस, बोर एटॉमिक मॉडल जरा बनाइए। इन्होंने बनाया। अब इस मॉडल से तो नहीं पता चल रहा है, क्या तुम्हें इस मॉडल से ऐसा पता चल रहा है कि वो उसके 4 गुना रेडियस पर है? लेकिन जो तुम्हारी बुक में बना है वही बनाना पड़ेगा। तब तक 10th का इंतजार करो, जब तक तुम्हें सही जो बुक में बना वही बनाना पड़ेगा, और क्या कर सकते। बाकी अगली क्लास में ये रेडियस बताएंगे। तो ये हमने बुक में कितने शेल तक बनाई गई है, और जबकि क्वेश्चन में 3 शेल की पूछी गई है। चेक करो, क्वेश्चन नंबर जो 3 हमने छोड़ा है उसमें कितने शेल का पूछा गया। So this is nucleus. It is K shell. इसको M is equals to 1 कहते हैं। L shell. N is equals to 2। इसको एक नंबर दिया इन्होंने 1 2, और ये 1 2 के नंबर से इन्होंने सारे कैलकुलेशन कर डाले। वो कैलकुलेशन गजब के, आगे क्लास में देख लिया जाएगा। एनर्जी कितनी है, इसकी वेवलेंथ कितनी, इसका फ्रीक्वेंसी कितना, सब कैलकुलेट करके बता दिया। एक एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा इन्होंने किया है, इसीलिए एटम के बारे में इन्होंने पूरा एटॉमिक फिजिक्स खोल के रख दिया। यहीं से सब बदल गया इनके आने के। तो बोर एक मॉडर्न फिजिक्स के कहे जाते हैं, जबकि न्यूटन इनके पहले की फिजिक्स है न्यूटोनियन फिजिक्स, और यहाँ से हो गई है एटॉमिक फिजिक्स, एडवांस फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। वो क्लासिकल फिजिक्स है, न्यूटोनियन फिजिक्स। यहाँ से पहले की फिजिक्स क्या है, बोहर के आने के बाद न्यूटोनियन फिजिक्स, बाद वाली मॉडर्न फिजिक्स। 2 ही आपकी किताब रहेंगी 11th में, एक मॉडर्न फिजिक्स, एक क्लासिक फिजिक्स। समझ आई? कोई नई चीज बता दी, ऐसा किसी ने बताया था? तो ये कौन सी शेल है? एम शेल की एम की वैल्यू कितनी है? के एल एम एन शेल, तो n is equal to 4। This is Bohr model of atom up to 4 orbits. और नई चीज इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम का मॉडल दिया, और आगे के दिए भी वही इतना फेमस हो गया, जबकि 118 एलिमेंट्स।
इन्होंने बोला मेरा मॉडल हाइड्रोजन पर ही पे। आगे देखो, इन्होंने नंबर दे दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर अब 3 देखिए, इन्हीं ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, कितना कितना घूमेगा, उसके लिए आगे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अगली हेडिंग है, वो हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अगली हेडिंग है कि नहीं, दैट इज हाउ द इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तृप्ति ड्रॉ स्केच, क्या तुम 3 शेल के साथ इसे बना लोगी, फिर 4th मिटा देना, तो इट इज कवर्ड है ना। ये 4 शेल के साथ है, तुम्हें 3 के साथ तो बनाना है, इट इज कवर्ड। 4 नहीं बना देना, 3 मिटा जाए। चलो अब हम देखते हैं न्यूट्रॉन की खोज, दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज देखिए। Now, discovery of neutron. It was done by James Chadwick. सही बता रहे हैं। In 1932 इसमें क्या किया गया कि, ठीक है इसमें कुछ लिखा है क्या, चलो तो हाउ न्यूट्रॉन्स वर डिस्कवर्ड। अब जरा देखो, बेरिलियम का एक एटम लो और उस पर इस पर इन्होंने अल्फा पार्टिकल डाल दिया, इसको बम्बार्ड कर दिया। चलो अब जरा देखो, बेरिलियम का तुमको फार्मूला पता है क्या? अगर पता है तो बेरिलियम में ऐसा होता है 4 प्रोटॉन होंगे और 5 क्या होंगे, नहीं तो अगले 50 नंबर पे तुम्हें पूरा चार्ट बना हुआ है कितने में, उसमें देख लेना। और बोलो इसमें 2 अल्फा पार्टिकल डालो। अल्फा पार्टिकल क्या होता है बताओ? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यही तो हीलियम है। और इसको इस पे हिट कराओ जरा, क्या होगा बताओ? जब इस पे हिट होता है तो ये किस में बदल जाता है? ये 2 प्रोटॉन और 4 प्रोटॉन मिलके कितने बन गए? उसी में फ्यूज हो गया, 6 प्रोटॉन हो गए। और ये दोनों जब मिले तो 6 न्यूट्रॉन इसके पास रह गया, एक छोटा सा पार्टिकल और इससे निकल के भागा, वो न्यूट्रॉन था। क्या निकल गया? देखो पूरे हैं, 7th है तो 6 इसके साथ। ये कार्बन का आइटम, बेरिलियम काला पड़ गया, पूरा कार्बन बन गया, चमकता हुआ बेरिलियम कैसा पड़ गया? अच्छा, जो उससे निकल रहा था उसको उन्होंने क्या किया, कैथोड डिस्चार्ज ट्यूब में गुजारा इस बीम को, क्योंकि बीम निकली। उसके पास जब ये मैग्नेट लाते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा, फिर इसके दोनों तरफ प्लेट लाए पॉजिटिव निगेटिव, ये कहीं डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहा। तो उन्होंने कहा कैसा पार्टिकल है, फ्लैश तो दे रहा है लेकिन क्या ये पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट कर रहा है या निगेटिव? अच्छा, कैनाल रे देखी थी, वो भी डिफ्लेक्ट होती थी क्योंकि पॉजिटिव थी, तो वो निगेटिव प्लेट पे डिफ्लेक्ट हो जाती थी। और जो कैथोड रे थी वो निगेटिव थी तो प्लस पे चली जाती थी, ये कहीं जा ही नहीं रहा। अच्छा, इसका जब मास देखा, इट इज लिटिल हैवियर देन प्रोटॉन। इसका मास देखा गया तो 1.675 था into 10 to the power minus 27 and charge was neutral. So it was now declared by James Chadwick there is one more subatomic particle is present inside atom, और वो क्या है? तो इन्होंने क्या किया बताइए, जब इसमें बदला तो 2 चीज बन गई, एक कार्बन एटम बन गया और दूसरा क्या बना? न्यूट्रॉन। यही चीज बन गई। इस पे बम्बार्डमेंट किया, बम्बार्डमेंट का वही तरीका रहा, यूरेनियम को बम्बार्ड किया। हाँ बोल, क्या? बस एक हाइड्रोजन में नहीं है, अदरवाइज सभी में पर कम होता है। कम ज्यादा का फिर और आगे देखेंगे, बट होते हैं।
वो सब हम आगे देखेंगे। क्या फिर से एक बार क्वेश्चन बता दो। बैठ जाते हैं, जो पाई मेजॉन बैठ गया वही न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर जो पाई मेजॉन बैठा है ना, उसी का ही जो वैल्यू है वो 0.03 है, तभी तो 1 जो क्या होता है जो उसकी वैल्यू है ना 67 उनके तो वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदलते बदलते। तुम्हारा क्वेश्चन एक बार इसका दोनों का एग्जैक्ट अपोजिट चार्ज होता तभी तो न्यूट्रल होता है। पाई मेजॉन माइनस है, प्रोटॉन प्लस है, जब उसके ऊपर बैठा तो न्यूट्रल में लगेगा। चलो कैसे डिस्कवरी हुई बताइए। व्हेन अल्फा पार्टिकल्स, बात नहीं करो, when alpha particles were bombarded over beryllium atom, पर बम्बार्ड किया गया, then it is converted into एटम पर तो नहीं किया, एलिमेंट पर किया गया। एक एटम पे क्या करोगे, पूरा एलिमेंट लिया गया और बेरिलियम को पूरी मेटल की शीट ली गई, कन्वर्टेड इनटू कार्बन एंड, ठीक है, ए न्यूट्रल पार्टिकल इज आल्सो रिलीज्ड। कौन सा न्यूट्रल पार्टिकल रिलीज हुआ? एंड न्यूट्रल पार्टिकल इज रिलीज्ड, which is not deflected in। कहाँ नहीं डिफ्लेक्ट हुआ? मोजिद बताओ। which is not deflected in, ये जो न्यूट्रल पार्टिकल है किसमें किसमें नहीं डिफ्लेक्ट होता? बोलो। आइदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ना मैग्नेट की वजह से इसमें डिफ्लेक्शन है और ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट से भी नहीं हो रहा है, और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट। इट इज कॉल्ड न्यूट्रॉन, इसे न्यूट्रॉन कहा। ठीक है, नाउ मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होगा? 1.675, वो 672 था प्रोटॉन का, और इसका कितना है? 675। जरा फिर से समझिए कि प्रोटॉन पर जब कौन बैठ जाता है तो न्यूट्रॉन बनते हैं। पाई मेजॉन बहुत हल्का पार्टिकल है, हमने बताया ना, इधर उधर आता जाता रहता है, तो यही न्यूट्रॉन बन जाता। सही है, कभी इस पे बैठेगा कभी इस पे, ऐसे ही बताया था। अच्छा, इसका मास कितना होगा? -27 kg, और इसका चार्ज क्या होगा? 0 कूलम। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हाई रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वाज फेल्ड। दूसरा क्वेश्चन देखो, व्हाई रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम was failed। और दूसरा क्वेश्चन है, राइट पोस्टुलेट ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल एंड ड्रॉ इट फॉर 3 shells। 3 शेल के लिए इसे बनाओ, यही 2 क्वेश्चन है, करिए।
हाँ स्टार्ट कर दो